गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गोलवे देखे सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 8 सितंबर। तो 8 सितंबर को करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पाक जल संधि या जो पाक स्ट्रेट है वो किन दो देशों को अलग करती है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। ये आप ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये क्या है, इंडिया, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है श्रीलंका। अब इनके बीच में अगर बात करें तो इसमें एक पतला और बहुत ही सकरा सा जलमार्ग है। ठीक है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाक जल मार्ग या पाक जल संधि। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, यही भारत और श्रीलंका को पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है। अब इसके इस साइड में अगर हम देखें तो पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार और इस साइड में पड़ता है पाक बे, पाक की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंपल सा प्रश्न था, कुछ इसमें ज़्यादा था नहीं। तो पाक जल संधि किन किन के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। अब आज के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, तो इनको आप सही तरीके से समझते रहिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत ने किस देश से विटामिन सी के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, एंटी डंपिंग और विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी हम आयात करते हैं कई देशों से, लेकिन उनमें से मुख्य रूप से कौन है आपका, चाइना। तो अभी रिसेंटली भारत ने क्या किया है, विटामिन सी आयात करता है चाइना से, तो विटामिन सी जो आता है उस पर उसने एंटी डंपिंग जांच शुरू की है, उसके आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस मैप में समझा देता हूं कि एंटी डंपिंग क्या है और क्यों इस जांच को शुरू किया गया है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए ये चाइना आपको दिख रहा है, अब ये इंडिया चाइना, यहाँ पर ये क्या है, बॉर्डर है। ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर आप देख रहे हैं। अब कुछ ऐसे समझ लीजिएगा, चाइना यहाँ से क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है विटामिन सी। अब विटामिन सी कहाँ पर आ रहा है, भारत को आ रहा है। अब चाइना क्या कर रहा है, विटामिन सी वो जो वो निर्यात कर रहा है उसको भारत में उस रेट पर बेच रहा है जिस रेट पर उसने उसको बनाया भी नहीं था। मतलब उत्पादन में जो लगा था उससे कम रेट पर भारत में बेच रहा है। इससे क्या होगा कि भारत की जो कंपनियां होंगी उनको नुकसान होगा। सिंपल सी बात है, सस्ता सामान हर कोई खरीदेगा और भारत की जो कंपनियां होंगी उनको नुकसान होगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि इसकी जांच क्यों हो रही है, किसने इसकी शिकायत की थी, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हाल में ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी डीजीटीआर के बयान के अनुसार चीन से विटामिन सी के आयात पर भारत ने डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। इससे पहले बजाज हेल्थ केयर ने डीजीटीआर से शिकायत दर्ज की थी कि डंपिंग से उसके बाजार में गिरावट आई है और मुनाफे और घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब ये डंपिंग जो क्या होती है इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं, डंपिंग क्या है। ठीक है, और एंटी डंपिंग क्यों अध्यारोपित की जाती है, ये हमारे पास समझने वाला एक पॉइंट है। देखिए समझिए कि किसी देश द्वारा दूसरे मुल्क में अपने उत्पादों को लागत से भी कम दाम पर बेचने को डंपिंग कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई सामान है, उसको बनाने में 2 रुपये लगा है, लेकिन वो कंट्री क्या कर रहा है, जिसने उस सामान को बनाया है, दूसरे देश में उसको 1 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। मतलब जितनी लागत लगी थी उससे कम दाम पर बेच रहा है। इसको क्या बोला जाता है, डंपिंग बोला जाता है। ठीक है, अब इससे फर्क क्या होगा कि इससे घरेलू उद्योग को क्या करना पड़ता है, घरेलू उद्योग का सामान महंगा पड़ने के कारण वे बाजार में पिट जाते हैं। अब यहाँ पर वही चीज़, वही सामान जो है महंगा है और दूसरे देश से आया हुआ सामान यहाँ पर सस्ता बिक रहा है, तो घरेलू जो सामान होगा घरेलू मार्केट का वो आपका पिट जाएगा, नहीं बिकेगा, दूसरे देश वाला बिक जाएगा। ठीक है, इससे ये नुकसान होता है। तो अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है वो आप समझ लीजिएगा। सरकार इसे रोकने के लिए निर्यातक देश में उत्पादन की लागत और अपने यहाँ मूल्य के अंतर के बराबर शुल्क लगा देती है। इससे डंपिंग रोधी शुल्क यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। अब देखिए समझिए, जैसे विटामिन सी, मान लीजिए एक सिंपल सा कोई प्रोडक्ट है, उसका उत्पादन जो है 5 रुपये में हो रहा था और उसको 7 रुपये में बेचा जाना चाहिए, 2 रुपये उस पर प्रॉफिट लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसको 4 रुपये में ही बेच रहा है, 1 रुपये कम करके बेच रहा है। तो 7 रुपये
ठीक है। और इसकी उत्पादन लागत कितनी है, 5 रुपये। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 रुपये का अंतर है। तो 2 रुपये क्या लगा दी जाएगी यहाँ पर, 2 रुपये उस पर जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी, जिससे क्या होगा, ये कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, डंपिंग क्या है, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और चाइना जो हमको निर्यात करता है क्या, विटामिन सी, उस पर एंटी डंपिंग वाली जांच जो है चल रही है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, किस संगठन ने फ्रॉम इनसाइट टू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19 नाम की एक रिपोर्ट जारी की। एक रिपोर्ट आई है, ये यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है ये पूछा गया है, तो इसको यूनाइटेड नेशंस वुमेन ने इसको जारी किया है। यूनाइटेड नेशन वुमेन ने इसको जारी किया, याद रखिएगा। ठीक है, अब किसके साथ मिलकर जारी किया है, तो यूनाइटेड नेशंस वुमेन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मिलकर इस रिपोर्ट को क्या किया है, तैयार किया है और इसको जारी किया है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, वो समझने लायक बातें हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कोविड-19 महामारी से महिलाएं अधिक प्रभावित होंगी। वर्ष 2021 तक 47 मिलियन से अधिक महिलाएं और लड़कियां क्या करेंगी, गरीबी की तरफ जो है धकेल दी जाएंगी या चली जाएंगी। ठीक है, यानी कोविड-19 क्या करेगा, 2021 तक 47 मिलियन से अधिक महिलाओं और लड़कियों को अत्यधिक गरीबी में क्या कर देगा, ढकेल देगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, किसने जारी की है ये आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दिया हुआ है 3। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की अगर बात करें तो ये 7 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। देखिए, नीले आसमान के लिए, मतलब स्वच्छ आसमान के लिए पहली बार इस दिवस को मनाया गया है। कब, 2020 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक, अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। अपने यहाँ पर अगर हम बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर कल यानी 7 सितंबर जो कल बीत चुका है, 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर आयोजित करने वाले एक वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे या की थी। ठीक है, अध्यक्षता की थी इन्होंने 7 तारीख को जब ये मनाया गया। अब इस दिवस की अगर हम बात करें तो इसके बारे में 2 पॉइंट आपको और याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को वर्ष 2020 से हर साल 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का संकल्प लिया था। तो इस बार की थीम क्या है, क्लीन एयर फॉर ऑल। ठीक है, ये इस बार की थीम है। उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 में खतरनाक ड्राइविंग और समग्र सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं सड़क दुर्घटना में। ठीक है, चलिए, और जो रश ड्राइविंग होती है, खतरनाक ड्राइविंग होती है उसमें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019, ये थोड़ा सा ये 2019 पहले आ गया है, क्या है, राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है यहाँ पर राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना में। ठीक है, कई प्रकार के उसके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और यहाँ के सीएम कौन हैं, वाईएस जगन मोहन रेड्डी भाई साहब। चलिए, अब इसमें अगर 2 पॉइंट हम और देखें, पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का, तो अब एक और पॉइंट बनता है कि तो दूसरा स्थान किसका होगा, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान तेलंगाना का है। क्लियर इतनी बात। चलिए, अब एक पॉइंट और देखिए, वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक आभासी बैठक में औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, किसने जारी की गई है, इसके द्वारा औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने इस रैंकिंग को जारी किया है, जिसमें पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरा तेलंगाना का है। और इस रैंकिंग को नाम क्या दिया गया है वो भी आपको याद रखना है, मतलब इसका नाम क्या है, कौन सी रैंक है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये रैंक है राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, अच्छा,
5 हो गया है ना, प्रश्न नंबर 5 हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, हाल में ही सरकार के द्वारा कौन सा पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। हाल में ही सरकार के द्वारा कौन सा पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, तो तीसरा पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। देखिए अगर कुछ पॉइंट अगर हम देखें तो क्यों पोषण सप्ताह मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच के कुपोषण को कम करना, छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच के कुपोषण को कम करना। पहला जो पोषण सप्ताह मनाया गया था सितंबर 2018 में, दूसरा सितंबर 2019 में और तीसरा सितंबर 2020 में मनाया जा रहा है। क्लियर इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, हाल में ही अंतरिक्ष राज्य मंत्री श्री जितेंद्र, ठीक है, दिया हुआ है हाल में ही अंतरिक्ष राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की बात कही है, या किस वर्ष तक लॉन्च किया जा सकता है। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि 2021 तक इसको क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। तो ये जब लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में बाकी जो डिटेल्स आएंगे उन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ बातें कर लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। आप सबको याद हो तो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था पिछले साल 2019 में, ठीक है। इसके कुछ फैक्ट आपको याद रखना। इमेज जो आप ये देख रहे हैं चंद्रयान 2 की इमेज है, ठीक है। अब 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इसके लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया था वो GSLV Mark 3 M1 यूज़ किया गया था। लैंडर जो इसके साथ गया था विक्रम, और रोवर जो गया था वो कौन सा आपका प्रज्ञान गया था। क्लियर इतनी बात? चलिए अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिया हुआ है हाल में ही केशवानंद भारती, ये केशवानंद भारती याद रखिएगा, केशवानंद भारती का निधन हो गया है। केरल में वह किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो केरल के शंकराचार्य इनको कहा जाता था। यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं दोस्त, यही है कौन, केशवानंद भारती। अब केशवानंद भारती से कुछ पॉइंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको आपको जरूर देखना चाहिए। पहला पॉइंट आप समझिए कि केशवानंद भारती अभी हम रिसेंटली बात करें तो केशवानंद भारती केरल के एडनेयर मठ के मुख्य पुजारी थे, ठीक है। यहीं पर इनका जो है देहांत हुआ है, और उन्हें केशवानंद भारती के 1973 के लिए भी जाना जाता था, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, कर्नाटक में यक्षगान 10वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक वहाँ पर यक्षगान जो है, आप सब जानते हैं कि लोकल वहाँ का एक जो है रंगमंच कार्यक्रम इसमें होता है यक्षगान में, वो 10वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक काफ़ी फेमस था। उसके बाद वो धीरे धीरे आपका खो गया था। उसका दोबारा से पुनरुद्धार किसने किया, इन्हीं केशवानंद भारती भाई साहब ने किया था, ठीक है। अब इनका एक केस बड़ा फेमस था, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, केशवानंद भारती केस 1973। इस केस की अगर बात करें तो इस केस में कहा गया था कि संविधान जो मूल संविधान है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। 13 जजों वाले एक पैनल ने क्या किया था, 7-6 के बहुमत से ये निर्णय दिया था, और ये निर्णय आया था 23 मार्च 1973 को, ठीक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय था जो कि एक इतिहास बन गया, और इसमें मुख्य भूमिका जो है केशवानंद भारती की ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, हाल में ही केंद्र सरकार ने विरुधुनगर जिले को पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है, या किस राज्य में पड़ता है। विरुधुनगर जिले की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में है, और इसको जो है पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लेन देन हो रहा है सब आपका डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट ही हो रहा है, जो हार्ड करेंसी होती है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अब हम थोड़ी सी अगर बात करें किसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमिलनाडु आपको दिख रहा है, ठीक है। तमिलनाडु ये दिख रहा है, इसकी राजधानी आएंगे तो यहाँ पर ये चेन्नई है, और बनवारी लाल पुरोहित इसके राज्यपाल हैं, पलानी स्वामी इसके क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। अब चेन्नई कुछ चीज़ों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चेन्नई में एक मंदिर है जिसको हम बोलते हैं मीनाक्षी मंदिर, ये मदुरई में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, और ऐरातवेश्वर मंदिर दारासुरम में है। ये तीनों मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, ठीक है, द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। अब प्रश्न नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न नंबर 10 अब देखिए दिया हुआ है, हिंदू लिख गया, एक्चुअली ये हिंद प्रशांत है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में हाल में ही कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी रिसेंटली हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में यानी इंडो पैसिफिक जो एरिया है उसमें शामिल हुआ है। अब ये इंडो पैसिफिक एरिया क्या है पहले ये समझते हैं, फिर ये क्यों शामिल हुआ है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये इंडिया आप देख रहे हैं, इंडिया के नीचे वाला हिस्सा क्या है? हिंद महासागर है, आसपास वाला हिंद महासागर है, और ये इधर वाला प्रशांत महासागर है। तो इनके कुछ क्षेत्रों को क्या किया गया है? चुना गया है। यही वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं? इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में चाइना लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है, क्योंकि यहाँ पर ये परिवहन जो है उसका मेन रूट जो है, कई देशों का परिवहन यहाँ से होकर जो है गुजरता है, तो उस पर चाइना अपना कब्जा करना चाहता है। तो उसके आक्रामक रुख को कम करने के लिए अब जर्मनी भी जो है इसमें शामिल हो गया है। तो याद रखिएगा जर्मनी क्यों शामिल हुआ है? जर्मनी जो है वो आक्रामक चीन से व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र में शामिल हुआ है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बात करें, माफ़ कीजिएगा आज तो प्रश्न अब समाप्त हो गए हैं। अब आज के अगर हम क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो आपको एक सिंपल सा प्रश्न बनाना है। आपको ये बताना है कि म्यांमार की कैपिटल क्या है। जो पहले बर्मा था जिसको हम म्यांमार कहते हैं उसकी कैपिटल क्या है, ये आपको सिंपल सा प्रश्न बताना है। और साथ ही साथ जो कैपिटल है उसको किस वर्ष कैपिटल बनाया गया है, अगर ये आप बता देंगे तो सोने पे सुहागा होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, एक कॉन्टैक्ट नंबर जो है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर, और मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए ये मेरी बिटिया रानी आ गई हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच।